नमस्कार साथियों, जीए वर्स के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के तमाम गवर्नर जनरल्स की, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की और वाइसराय की। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि वहां के सीधे आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाला टाइटल है वो आया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। ठीक है, आपको पता होगा, हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर रखा है जब हम एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिशर्स के बारे में बात कर रहे थे कि आपका बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुआ था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें दीवानी और निजामत बंगाल का दोनों किसको मिल गया था? ब्रिटिशर्स को। मगर सही तरीके से बंगाल को रेगुलेट नहीं कर रहे थे, टैक्स बहुत ज्यादा ले रहे थे और जो डिविडेंड उनको कंपनी को देना चाहिए था, जो शेयर होल्डर्स को देना चाहिए था, वो दे नहीं रहे थे। उस पैसे का यूज वो क्या कर रहे थे? कभी मराठा से लड़ रहे हैं, कभी मैसूर से लड़ रहे हैं, एक्सपेंशन में खर्च कर रहे हैं और इसी बीच में क्या होता है, बंगाल में फमाइन भी आ जाता है। तो कंपनीज की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए आता है रेगुलेटिंग एक्ट। वहां पे क्या होता है, आपके जो गवर्नर ऑफ बंगाल होते हैं उनको बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो पहले होते हैं आपके वैरन हेस्टिंग्स, और जो बॉम्बे और मद्रास है दोनों क्या हो जाता है? वैरन हेस्टिंग्स के सबऑर्डिनेट हो जाता है, जिसके बारे में हमने कल क्या पढ़ा था जब हम एंग्लो मराठा वॉर पढ़ रहे थे कि किस तरीके से आपके रघुनाथ राव बॉम्बे के साथ डील करते हैं, बट कलकत्ता वैरन हेस्टिंग उसको खारिज कर देता है। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है कि ब्रिटिश जो है वो स्टार्ट करते हैं एज ए ट्रेडिंग कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से। क्वीन एलिजाबेथ से उनको एक चार्टर मिलता है 31 दिसंबर 1600 को, और उसके बाद 3 सेंचुरी मतलब लगभग 200-300 साल के अंदर हम देख रहे हैं कि उन्होंने पूरे भारत को कब्जा लिया। छोटे से देश होने के कारण भी वो हमारे यहाँ क्या कर लेते हैं? रूल कर लेते हैं। और यही तमाम चीजें लिखी हुई है जिसमें अलग अलग ब्रिटिश ऑफिसर्स का बहुत बड़ा योगदान था। गवर्नर जनरल बंगाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई थी तो क्या कर रही थी? बंगाल को कंट्रोल कर रही थी गवर्नर ऑफ बंगाल के नाम से। बट अदर प्रेसिडेंसीज है, बॉम्बे है या फिर आपका मद्रास है, तो वहां पे उनके गवर्नर है ना, जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल हो गए, ऐसे गवर्नर ऑफ बॉम्बे भी थे, गवर्नर ऑफ मद्रास भी थे। बट रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का आता है उसमें जो पोस्ट है आपका गवर्नर ऑफ बंगाल को, उसको बढ़ा के कर दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं वो कौन है? आपके वैरन हेस्टिंग्स। और ठीक इसी के साथ जो बॉम्बे है और जो मद्रास है आपका, वो सबऑर्डिनेट हो जाएगा किनके? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। उसके बाद बनेंगे आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि अब जो है थोड़ा सा पावर का और विस्तार हो जाएगा। इस समय 1833 तक हम बात करेंगे तो एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर वार हो चुका है। साउथ में अच्छा खासा एक्सपैंड कर चुकी है कंपनी, बंगाल को ऑलरेडी जीत चुकी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चार्टर एक्ट 1833 के अंदर जो पोस्ट है आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, उसको चेंज कर दिया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से, जो कि पहले होते हैं विलियम बेंटिक। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा आप देखिएगा। तो इसी पोस्ट को जब 1858 में 1857 की जो क्रांति होती है उसके बाद आता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन आता है, और उसमें यह कह दिया जाता है कि अब हम कभी भी किसी भी राज्य को हड़पने का काम नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स खत्म हो जाएगा, सब्सिडरी अलायंस सब कुछ खत्म, बचेंगे हमारे प्रिंसली स्टेट्स और वो जगह जहां पे ब्रिटिशर्स डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं। उस टाइम पे क्या हो जाएंगे आपके जो भी जो टॉप मोस्ट ऑफिसर होंगे उनको हम कहेंगे वाइसराय। ठीक है, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 कंपनी रूल को कंप्लीटली खत्म कर दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आता है, जिसके कारण क्या होता है, अभी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो क्या बन जाएंगे? वाइसराय बन जाएंगे। और पहले वाइसराय है हमारे लॉर्ड कैनिंग। तो आइए एक एक करके इन्हीं गवर्नर्स के बारे में पढ़ते हैं और इनके टाइम पीरियड में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ये वीडियो आपको तब बहुत अच्छे से समझ में आएगी जब आप पूरे जीए वर्ड्स के क्लास को देख लीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री को, तो और अच्छे से समझ में आएगी। बहरहाल चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वैरन हेस्टिंग्स को लेकर के, जिनके बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ही इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। रेगुलेटिंग एक्ट इनके टाइम पे आया है। पिट्स एक्ट जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के जस्ट बाद आता है, जहां पे हमने देखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दो बॉडीज बनती हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। आपको पता होगा ये दोनों बॉडीज जो है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहा है? कंपनी में जो भी कॉमर्शियल काम है वो देखने का काम कर रहा है ना। वहीं अगर हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेशन देखने का काम कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे रोहिला वार होता है। रोहिला वार बेसिकली जो अफगान रोहिलास होते हैं उनके साथ होता है, जहां पे ब्रिटिशर्स जीत जाती है। फर्स्ट मराठा वार होगा 1775 से 1782 तक, जहां हमने कल एंग्लो मराठा वार में डिस्कस किया था। माधव राव, रघुनाथ राव की पूरी कहानी, ट्रीटी ऑफ सगौली, ये तमाम चीजें हमने डिस्कस करी थी। सबसे लास्ट में ट्रीटी ऑफ सालाबाई होता है। और फिर सेकंड जो आपका मैसूर वार है, आपने देखा होगा जिस वॉर में एक्चुअली हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, टीपू सुल्तान जो है वो नए सुल्तान बन के इमर्ज करते हैं, वो इन्हीं के टाइम पे होता है। फिर आते हैं कॉर्नवालिस, इनके टाइम पे थर्ड मैसूर वार होगा, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, जहां पे मैंने आपको कल बताया था कि सेरिंगपट्टनम में एक तरीके से टीपू सुल्तान की बहुत बुरी हार होती है। 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, उनके बेटों को क्या कर लिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। ये सब किसके टाइम पे हो रहा है? कॉर्नवालिस के टाइम पे। कॉर्नवालिस कोड एक तरीके से हमारा जो पुलिस सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, जिसको आप आज के फॉर्म में जानते हैं, थाना होना, एसपी होना, ये तमाम चीजें कॉर्नवालिस कोड में थी। और परमानेंट सेटलमेंट 1793 में एक परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था, जमींदार के तहत किस तरीके से हम रेवेन्यू का एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये किनके टाइम पे आया है? कॉर्नवालिस के टाइम पे आया है। टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है 86 से लेकर 93।
कॉर्नवालिस के बाद आएंगे वेलेजली, जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस लेकर के आया। आपको पता होगा सब्सिडरी अलायंस एक ऐसा टूल जहां पे जो भी सल्तनत के मालिक हैं या जो भी राजा हैं उन पे क्या करेगी कंपनी, बोलेगी कि आप हमारे से विलय कर लीजिए। उसमें क्या होता था कि जैसे ही आपने विलय किया, आपकी जो आर्मी है उसको डिसमेंटल, एक तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। आपका जो भी हेल्प चाहिए, जो भी आपको मिलिट्री हेल्प चाहिए, वो कौन करेगी? ब्रिटिशर्स करेगी। उसके एवज में आपको पैसा देना पड़ेगा, है ना, ये हमने देखा था। और इसके बाद आपका फोर्थ मैसूर वार होगा, सेकंड मराठा वार होगा। फोर्थ मैसूर वार आपको पता ही है, इस वार में टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है और उसके बाद मैसूर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और वापस से फिर में यहां पे वुडियार डायनेस्टी जो है, आप एक तरीके से जो पपेट रूलर है उसको फिर से स्टैब्लिश कर दिया जाता है। सेकंड मराठा वार हमने कल यहां पे डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो मराठा, जो अलग अलग आपके 5 जो हैं, जैसे गायकवाड़ हैं, सिंधिया हैं, ये आपस में किस तरीके से लड़ना शुरू करते हैं, जिसका फायदा जो है ब्रिटिशर्स उठाती है। उसके बाद लॉर्ड मिंटो के बारे में बात करते हैं। मिंटो फर्स्ट है, एक मिंटो आपके आएंगे 1909 के टाइम पे, ये मिंटो फर्स्ट है और ये अभी गवर्नर जनरल है। इनके टाइम पे क्या हो रहा है आपका, तो इनके टाइम पे 1809 में महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे एक अमृतसर का डील हो रहा है, जहां पे उनसे कहा जाता है कि सतलज नदी को आप क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, सतलज नदी को आप क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, सतलज नदी को क्रॉस नहीं करेंगे। तो रंजीत सिंह भी इस पे हाँ बोल देते, क्योंकि रंजीत सिंह के टाइम पे जो सिख हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। जो सिख एम्पायर है वो अपने पीक पे पहुंच जाता है। अंग्रेज भी उनसे डर रहे होते हैं, तो सोचते हैं कि भाई संधि कर लेते हैं, लड़ने से कोई फायदा है नहीं। फिर आते हैं आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिनके टाइम पे एंग्लो नेपाल वार होगा, ट्रीटी ऑफ सगौली होगा। थर्ड मराठा वार, यहाँ पे मराठा भी एक तरीके से खत्म हो जाएंगे। फिर जो आपके बिठूर भेज दिए जाएंगे, आपके जो लास्ट मराठा आपके पेशवा, उनको बिठूर भेज दिया जाता है। मराठा कॉन्फेडरेसी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे आपका आता है रैयतवारी सिस्टम, है ना, हेक्टर मुंडो वगैरह के बारे में आपको पता होगा। रैयतवारी सिस्टम जो आता है 1820 में। उसके बाद आते हैं आपके एमरेस, जहां पे होता है फर्स्ट बर्मीज वार। उसके बाद विलियम बेंटिक, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इनके टाइम पे होता है एबॉल्यूशन ऑफ सती और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है। एक और चीज होता है यहाँ पे, जो ठगी प्रथा होती है उसकी भी अंत होती है। ठीक है, एबॉल्यूशन ऑफ ठगी भी होता है। ठीक है, विलियम बेंटिक कौन है? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन से एक्ट से आए थे? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्या है कि यहां से कंपनी की मोनोपोली जो है उसको खत्म किया जाना शुरू हो जाता है। कंपनी का मोनोपोली का मतलब क्या हो गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले इंडिया में ट्रेड नहीं करेगी, बाकी की जो ब्रिटिश कंपनी है वो भी इंडिया में आकर ट्रेड कर सकती है। सिर्फ 2 चीजों को छोड़ के याद कर सकते हैं आप, चाय और चाइना। ठीक है, चाय प्लस चाइना, है ना। तो अगर चाइना से ट्रेड करना होगा या चाय का खरीद बिक्री करना होगा, तभी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली रहेगा, बाकी किसी चीज पे मोनोपोली नहीं है। फिर आपके लॉर्ड ऑकलैंड है, फर्स्ट अफगान वार यहाँ पे होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपके लॉर्ड हार्डिंग, जहां पे फर्स्ट एंग्लो सिख वार होगा एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मौत हो जाती है। उसके बाद फिर जब भी किसी प्रोमिनेंट राजा की मौत होगी, ब्रिटिशर्स पहुंच जाएंगे वहां पे अपना दिमाग लगाने के लिए, उस अंपायर को तोड़ने के लिए। ये मराठा में हुआ, निजाम के साथ हुआ, जब एंग्लो कर्नेटिक वार पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमने देखा। तो जब भी सक्सेशन की लड़ाई होती है कि आने वाले समय में गद्दी पे कौन बैठेगा, आप देखिएगा ब्रिटिशर्स वहां पे पहुंच जाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं और जो भी राजा बनने वाला होता है आपस में लड़ाई लगवा देते हैं। यहां पे भी वही होता है। ठीक है, फिर सोशल रिफॉर्म, जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड है उसको यहां पे रोक दिया जाता है लॉर्ड हार्डिंग 1 के टाइम पे। फिर लॉर्ड डलहौजी, ये सेकंड एंग्लो सिख वार होगा। एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा, जिसको म्यांमार कहते हैं, उसको जीत लेंगे ये। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, है ना, जिसको हड़प नीति कहते हैं, जहां पे अगर आपकी कोई नेचुरल संतान नहीं होगी, जैसे मान के चलिए मैं राजा हूं, मेरी कोई अपनी संतान नहीं है, मैंने किसी को अडॉप्ट कर लिया, तो वो जो पूरा का पूरा मेरा सल्तनत है, जो मेरा अंपायर है, वो मेरे पास नहीं रहेगा, वो किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। आपको पता होगा सतारा है, संबलपुर है, उदयपुर है, झांसी है, ये सारे जो एनेक्स करने का जो रीजन है, इसके पीछे क्या लाया गया था? ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है। वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में। ये बेसिकली चार्ल्स वुड के द्वारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे एक अच्छा खासा डॉक्यूमेंट था कि किस तरीके से हम अपने यूनिवर्सिटीज, वर्नाकुलर लैंग्वेज, इन तमाम चीजों पे हम कैसे काम करेंगे। वुड्स डिस्पैच एजुकेशन से रिलेटेड है। पहला रेलवे स्टेशन बॉम्बे से थाने 1853 में इन्हीं के टाइम पे चला था। और जो पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है वो भी इन्हीं के टाइम पे आया था। लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे क्या है, पहले वायसराय हैं लॉर्ड कैनिंग। रिवोल्ट ऑफ 1857 होगा। उसके बाद 3 यूनिवर्सिटी बनती है इनके टाइम पे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से निस्तो नाबूद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और पावर सीधे अब चला जाएगा ब्रिटिश के पास। कौन से एक्ट से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और इन्होंने ही एक और प्रपोजल दिया था जो कि 1861 में वो जाके रेडी हो जाता है, वो था आपका पोर्टफोलियो सिस्टम। क्या होता है? पोर्टफोलियो सिस्टम। अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है मेरे भाई? तो जैसे अगर आप अभी हमारे नेता लोग को देखते होंगे, अलग अलग पोर्टफोलियो रखते हैं, जैसे किन्हीं के पास रेलवे का पोर्टफोलियो है, किन्हीं के पास आपका डिफेंस का पोर्टफोलियो है, तो पोर्टफोलियो सिस्टम देने वाले भी कैनिंग ही है। और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 भी इन्हीं के टाइम पे आता है। उसके बाद आके आपके जॉन लॉरेंस, जो कि भूटान वार, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट एक्ट
कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता को लेकर के, देखिए हमारे यहाँ जो जुडिशियरी है वो फेजेस में डेवलप हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता तो रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम पे ही आ गया था, 1774 में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बन गया था। उसके बाद 1786 में आता आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब ये क्या होता है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 1774 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बनता है, ठीक है, तो ये जो कंपनी के काम में बहुत ही ज्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर देता है, बहुत ही ज्यादा कंपनी के काम में इंटरफेयर करता है। तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो है जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को काम ही नहीं करने दे रही है, और उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास एज सच कोई वीटो पावर भी नहीं होता है ना। देखिए जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे तो उनके पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी आया था 4 लोगों का। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब बने थे तो इनके पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिया गया था जो कि इनकी हेल्प करेंगे अलग अलग डिसीजंस लेने में, जिसमें 4 मेंबर्स भी थे। बट इनके साथ प्रॉब्लम ये था कि इनके पास वीटो पावर नहीं था, है ना, कि गवर्नर जनरल कुछ बोले या बाकी 4 बोले बात बराबर है। 3 अलग हो गए, मतलब इसमें से अगर 3 लोग अलग हो गए और 2 लोग इनके साथ में है, मतलब ये खुद और एक कोई और इंसान साथ में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये भी बहुत इंटरफेयर कर रहा था। तो इसी के बाद आता है आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जहां पे सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ बोल दिया जाता है कि भाई जो भी मोरल रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी ब्याह धर्म को मेंटेन करना, इस पर ही आप काम लगाइए, एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा घुसने का जरूरत नहीं है। यही था आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और इसी के बाद आपके 3 और कोर्ट्स किनके टाइम पीरियड पे बन रहे हैं, तो आपके जॉन लॉरेंस है, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। फिर आ जाते हैं आपके लॉर्ड लिटन, जिनको लिबरेटर ऑफ द प्रेस भी कहते हैं, है ना। सॉरी, लॉर्ड लिटन जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनके टाइम पे आता है, आर्म्स एक्ट आता है। लिटन जो है वो अच्छे नहीं है, रिपन इनके बाद आएंगे। और जो लिबरेटर ऑफ प्रेस है वो है चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ के बारे में आगे पढ़ेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बेसिकली यही होता है कि आप अपने लोकल लैंग्वेजेस में अगर आपको कोई चीज छापना है तो उसके पहले आपको ब्रिटिशर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। फिर आर्म्स एक्ट है, आर्म्स वगैरह रखने के लिए दिक्कत हो रहा है, सेकंड अफगान वार इनके टाइम पे हो रहा है। और उसके बाद जो है क्वीन विक्टोरिया जो है क्या हो रहा है, तो अज्यूम द टाइटल ऑफ कैसरे हिंद और द क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो कैसरे हिंद का जो टाइटल है क्वीन विक्टोरिया इनके ही टाइम पे लेती है, एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद आएंगे आपके रिपन, ही वाज अ गुड। ये एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, जहां पे आपको मैंने आपको अभी बताया कि जो आपके वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में अगर आपको कुछ छापना है तो उसकी अनुमति सरकार तब तक नहीं देगी जब तक आपको जो छापना है वो आप उनको भेजेंगे नहीं। जैसा आप भेज देंगे उसके बाद ही अलाउ किया जाएगा। बट जो रिपन भाई साहब है उस चीज को रिपील कर देते हैं। फैक्ट्री एक्ट लेकर के आते हैं, जहां पे टाइम पीरियड फिक्स कर दिया जाता है कि बच्चे कितने देर तक काम करेंगे, औरतें कितने देर तक काम करेगी, टाइम पीरियड फिक्स किया जाता है। बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया जाता है। इसको कभी कभी लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात नहीं थी भाई। होता क्या है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है तो जितने भी कैपिटलिस्ट लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा मजदूर कार्य और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। मगर इंग्लैंड में बहुत सारे ऐसे एक्ट ला दिए जाते हैं जहां पे जो लेबर्स होते हैं उनके राइट को सिक्योर कर दिया जाता है। अब इंडिया में जो कंपनी है वो ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, तो ब्रिटेन में जो बैठे हुए लोग हैं उनको लगेगा कि भाई इंडिया में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, यहाँ ज्यादा मुनाफा हो जाएगा, तो क्यों ना हम इंडिया में भी एक एक्ट लेके आते हैं जहां पे इंडिया में भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन को रोकने का काम कर देंगे, तभी तो बाजार जो है मेंटेन चलेगा। तो इंडिया में ये फैक्ट्री एक्ट लेके लाया जाता है। फिर गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल के बारे में आपको पता ही होगा। बेसिकली क्या होता है इल्बर्ट बिल से पहले कि जो यूरोपियंस है, हमारे यहाँ जो भी जुडिशियल सिस्टम चल रहा है वहां पे आप देखिएगा तो जो यूरोपियंस है ना, जो यूरोपियंस है वो अगर जज कर रहे हैं, वो जज की कुर्सी बैठे हैं, तो इंडियन और यूरोपियंस दोनों पे ट्रायल कर सकते हैं। मतलब अगर मैं जज हूं, मेरे सामने कोई भारतीय आता है या कोई यूरोपीय आता है, मैं क्या कर सकता हूं, दोनों पे निर्णय दे सकता हूं। लेकिन अगर कोई इंडियन है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन केसेस ही लेगा, अगर कोई यूरोपियन इन्वॉल्व है तो उसका केस नहीं लेगा। इल्बर्ट बिल बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सबको एक समान ट्रीट करेंगे। बट ब्रिटिशर्स बीइंग ब्रिटिशर्स ऐसा तो मानने से रहे, तो ये पूरा का पूरा जो पेज है वो फंस जाता है। इसके बाद आपका हंटर कमीशन आता है एजुकेशन पे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लॉर्ड डफरिन के बारे में बात कर लेते हैं। इनके टाइम पे आपका थर्ड बर्मीज बार होगा, और इसी टाइम पे आपका रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्वेंट की मदद से, एओ ह्यूम की मदद से क्या बनता है आपका 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, जहां पे 82 डेलीगेट्स मिलते हैं। बॉम्बे की ये पूरी की पूरी कहानी है, बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री। ठीक है, फिर जो आपके लॉर्ड लैम्पस्टोन है, इनके टाइम पे आपका फैक्ट्री एक्ट 1891 आएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आएगा, और ड्यूरेंट कमीशन जो है ये बनेगा, जो कि इंडिया अफगानिस्तान के बीच का जो लाइन वगैरह है वो खींचने का काम करती है। फिर लॉर्ड कर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन 1902, यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसके पीछे का रीजन ये दिया जाता है कि बंगाल बहुत बड़ा सूबा है, इसको हम रूल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तब जो बंगाल है उसमें आपका प्रेजेंट डे ढाका और अभी का जो बंगाल यानी ईस्ट और वेस्ट बंगाल दोनों है।
अब इसको सही तरीके से रूल नहीं कर पा रहे हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को दे करके बोला जाता है कि हम पार्टीशन कर देंगे, बट इसके पीछे का सही मकसद यही बताया जाता है कि भाई हमको हिंदू मुस्लिम्स में थोड़ा सा क्या करना है, डिसयूनिटी लेकर के आना है, यही तमाम चीजें हैं। उसके बाद हम लॉर्ड मिंटो टू के बारे में बात कर लेते हैं। इनके टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है 1905 से लेकर 11 के बीच में। सूरत स्प्लिट हो जाएगा जहां पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट किस तरीके से हमको स्वदेशी मूवमेंट है इसको आगे बढ़ाना, इस पे लेकर के तनाव हो जाता है। मॉडरेट से चाहते हैं कि जो पूरा का पूरा बंगाल है मूवमेंट यहीं तक रहे, एक्सट्रीमिस्ट ये चाहते हैं कि नहीं ये जो मूवमेंट है इसको हम बॉम्बे से बाहर मतलब बंगाल से बाहर लेकर के जाएं। इसी पे आपका सूरत स्प्लिट हो जाएगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाएगी और 1909 में आता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जहां पे पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके थे लॉर्ड मिंटो टू, है ना, और इनके टाइम पे आता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। फिर आएंगे इनके बाद लॉर्ड हार्डिंग, जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल कर देंगे, वापस से बंगाल को जोड़ देंगे। फिर ट्रांसफर ऑफ कलकत्ता टू दिल्ली, ये दिल्ली दरबार लगता है 1911 में। उसी टाइम पे ये निर्णय लिया जाता है कि अब दिल्ली जो है हम कैपिटल को शिफ्ट कर देंगे, कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल को शिफ्ट कर देंगे। और उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द हिंदू महासभा 1915 में आपका इन्हीं के टाइम पे होगा। फिर चेल्सफॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं 1916 से 21। इन्हीं के टाइम पे मॉन्टेगू चेल्सफॉर्म रिफॉर्म आएगा आपका। लखनऊ पैक्ट, जहां पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट साथ में आ जाते हैं, वो लखनऊ पैक्ट है आपका। कौन लीड कर रहे होते हैं? एबीसी अंबिका चरण मजेदार जो है उसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट होंगे। चंपारण सत्याग्रह मोतिहारी, गांधी जी पहली बार बिहार आएंगे। मोतिहारी में जो 3 कटिया सिस्टम है, इंडिगो प्लांटेशन जो लोग हो रहा है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। फिर मॉन्टेगू अगस्त डिक्लेरेशन, जहां पे पहली बार वो बोलेंगे कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 होगा। और इसी के टाइम पे रॉलेट एक्ट भी आता है। यहीं पे हम कहते हैं कैरेट एंड द स्टिक पॉलिसी। एक समय आप देखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी संख्या बढ़ा दी जाती है ना, लेकिन जब संख्या बढ़ाएंगे, कुछ पावर हमको देंगे, तो जाहिर सी बात है हम पे कुछ स्टिक भी तो चलाएंगे। तो लाया जाता है रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून भी कहते हैं। ना दलील, ना वकील, ना अपील, और आपको क्या कर दिया जाएगा, सिर्फ शक के बिना पे जेल में डाल दिया जाएगा। और इसी के अगेंस्ट में होता है जलियांवाला बाग मैसेकर। और सबसे लास्ट में आपका इन दोनों को मिलाकर के जो आपका नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, यानी नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो है वो गांधी जी के द्वारा लॉन्च कर दिया जाता है। सब होता है लॉर्ड चेल्सफॉर्म के टाइम पीरियड में। उसके बाद आते हैं आपके लॉर्ड रीडिंग, जिनके टाइम पर 1922 में होगा चौरी चौरा कांड, जिसके कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म कर दी जाएगी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका खत्म हो जाता है। स्वराज पार्टी, है ना, स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होता है तब ये सोचा जाता है कि आने वाले समय में हम काउंसिल, जो काउंसिल होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे आपका विधानसभा है अभी, क्या हम वहां चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो वहां पे 2 प्रोमिनेंट लीडर सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, 2 प्रोमिनेंट लीडर सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ये कहते हैं कि भाई हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए। हालांकि जो कांग्रेस की कोर कमेटी है, गांधी है, वो इस चीज में बिलीव नहीं रखते। उनको लगता है कि अभी भी हमको अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जारी रखना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, रिबटल हो जाएगा, एक अनबन हो जाएगा आपस में। तो स्वराजिस्ट जो अलग हो जाते हैं, स्वराज पार्टी का निर्माण करते हैं सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का काम करते हैं। और 1925 में होगा काकोरी फेमस ट्रेन रॉबरी, जिसको बाद में आप देखिएगा भगत सिंह का ट्रायल भी इन पे चलाया जाता है इस कारण से लेकर के। फिर आते हैं आपके लॉर्ड इरविन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी समय आएगा साइमन कमीशन 1927 में। साइमन कमीशन आया क्यों था? साइमन कमीशन इसलिए आया था कि 1919 में जो एक्ट आया था, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उस पे अपना एनालिसिस देने के लिए, रिव्यू देने के लिए क्या आया था, साइमन कमीशन आया था। बट इसमें कोई इंडियन था नहीं, तो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। फिर आपका बटलर कमीशन आएगा स्टेट कमीशन को लेकर के। नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन को काउंटर करने के लिए नेहरू रिपोर्ट आया था, ठीक है। फिर दीपावली डिक्लेरेशन, लाहौर सेशन कांग्रेस का होगा इसी टाइम पे, जहां पे 1919 में ऐतिहासिक जो आपका रावी नदी के किनारे जो है जवाहरलाल नेहरू आपका ध्वजारोहण करते हैं और बोलते हैं कि अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इससे पहले कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं होती थी, डोमिनियन स्टेटस की बात होती थी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि जो देश है उसका इंटरनल मैटर हम खुद हैंडल करेंगे, जब बात आएगा इंटरनेशनल रिलेशन का तो उसको क्राउन लीड करेगी। बट अब ये बोल दिया जाता है कि वी वांट टू बी सोवरेन कंट्री, अब हमको पूर्ण आजादी चाहिए, पहली बार यहीं पे बोला जाता है। उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसपे कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। और फर्स्ट राउंड टेबल के बाद ही जो आप देखिएगा, इसके फेलियर के बाद ही गांधी जी अपना फेमस दांडी मार्च जो है लॉन्च कर देते हैं। दांडी मार्च के बीच में ही तेज बहादुर सप्रू के मीडिएशन के कारण जो हमारे वाइसराय हैं लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में होता है गांधी इरविन पैक्ट, जहां पे गांधी जी अपने 11 पॉइंट्स रखते हैं। कुछ पॉइंट मान लिए जाते हैं, कुछ पॉइंट नहीं माने जाते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था भगत सिंह की रिहाई। मगर लॉर्ड इरविन कहते हैं वो सारे जो भी कैदी हैं जिन पे किसी भी तरह का वायलेंस का इल्जाम लगा है, हम उनको नहीं छोड़ सकते, भगत सिंह की रिहाई नहीं होती है।
फिर भी मेडिएशन के कारण गांधी जी अकेले खुद जाते हैं कहां, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1931 के नवंबर दिसंबर में होती है लंदन में, वहां पे खुद जाते हैं अकेले रिप्रेजेंटेटिव बन के, कहां, किसके, कांग्रेस के। बट यहां से भी कुछ बात सामने निकल के नहीं आती है। फिर उसके बाद आएंगे लॉर्ड वेलिंगटन, जहां पे आपको 1932 में मिल जाएगा कॉम्युनल अवार्ड। यहां पे होता यह है बेसिकली कि जब तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद रैमसे मैकडोनाल्ड, है ना, जो कि उस समय प्रेसिडेंट है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, रैमसे मैकडोनाल्ड जो प्रेसिडेंट है, वो एक व्हाइट पेपर पब्लिश करते हैं। व्हाइट पेपर में क्या होता है, साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट होता है, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो रिपोर्ट होता है उसको पब्लिश किया जाता है। और उसके बाद वो सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दे देते हैं, तो मुस्लिम्स को, सिख्स को, फिर आपके क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को, साथ ही साथ इंडिया में दलित्स को। इसको लेकर के गांधी जी पूरा खफा हो जाते हैं और इसीलिए इनको फादर ऑफ द कम्युनल पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो आपने देख ही लिया, पूना पैक्ट होता है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में, पूना में यरवड़ा जेल में, जहां पे गांधी जी फास्ट अनटू डेथ पे चले जाते हैं जब कॉम्युनल अवार्ड मिलता है कि भाई मैं तब तक अब खाना नहीं खाऊंगा जब तक ये वापस नहीं हो जाता। फिर भीमराव अंबेडकर गांधी जी साथ में बैठते हैं, गांधी जी फिर मानते हैं ठीक है तुमको रिजर्वेशन चाहिए तुम ले लो, बट सेपरेट की जगह तुमको ज्वाइंट इलेक्टोरेट रखना पड़ेगा। सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलता है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट मिलता है। सेपरेट नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, ज्वाइंट मिलेगा। ठीक है, इन सब के बारे में हम बहुत विस्तार में बात करेंगे जब अपनी क्लासेस में हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आप जितने भी जीए वर्स की क्लासेस हैं उसको एक बार देख लीजिएगा। हम लोग एकदम शॉर्ट शॉर्ट होता है ना, आया क्लास लिया खत्म किया, नो बकवास, ओनली क्लास वाला फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है मेरा। कोई भी फालतू की बातचीत नहीं करनी है, कोई कहानी आपको नहीं सुनाना है, वक्त आपका कीमती है। आइए पढ़िए, एग्जाम में पास कीजिए, मिठाई खाइए। फिर इसी के टाइम पे आएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेडरॉक माना गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट बनेगा, आरबीआई बनेगा, 50 तरह की चीजें बनेंगी और आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी पे बेस्ड है, लॉर्ड वेलिंगटन। फिर आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो, डिजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर आफ्टर आउटब्रेक ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। होता क्या है कि लॉर्ड लिनलिथगो बिना कांग्रेस लीडर्स के परमिशन के, बिना उनसे बातचीत के ये अपील कर देते हैं कि जो कांग्रेस है उसने सपोर्ट कर दिया है इंडियन सोल्जर्स को कि जाइए आप जो फासिस्ट सेना है जर्मनी की उसके खिलाफ आप डेमोक्रेसी के लिए लड़िए। बट कांग्रेस कहती है कि 1935 के बाद मेरे को मिल चुका है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, दैट मींस कि अब हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो आपने हमसे पूछे बिना ये डिसीजन लिया कैसे, तो हम इसके क्या कर सकते हैं, अगेंस्ट में जाकर के रिजाइन कर देंगे। तो लॉर्ड लिलिथो के टाइम पे रिजाइन हो जाता है। फिर पूरी क्राइसिस, फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, त्रिपुरी और हरिपुरा, आपको पता होगा दोनों जगह पे सुभाष चंद्र बोस जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं। मगर त्रिपुरी सेशन में पट्टाभी सीतारामैया इनके अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं और वो गांधी जी के कैंडिडेट होते हैं। तो त्रिपुरी में जैसे ही सुभाष चंद्र बोस चुन लिए जाते हैं, गांधी जी कहते हैं पट्टाभी की हार मेरी हार है। फिर सुभाष चंद्र बोस जो है उनको लगता है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेरा बात कुछ खास सुनेगी नहीं, तो त्रिपुरी सेशन में वो क्या कर देते हैं, रिजाइन कर देते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट बन जाएंगे और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे ये सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, फिर लाहौर रेजोल्यूशन, मुस्लिम लीग डिमांड करती है यहाँ पे सेपरेट स्टेट का। अगस्त ऑफर आता है आपका, अगस्त ऑफर में बेसिकली यही कहा जाता है कि हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, कुछ बात बनती नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी 1941 है ना, जो आपका बनेगा। प्रिजनर ऑफ वॉर के जो भी इंडियन प्रिजनर्स हैं जिनको जापानियों ने पकड़ लिया था, मोहन सिंह इसको फॉर्म करने का काम करते हैं और बाद में सुभाष चंद्र बोस को इनको हैंडओवर कर देते हैं। क्रिस मिशन आएगा 1942 में, जिसको गांधी जी कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक फ्रॉम अ ड्राउनिंग बैंक, एक ऐसा चेक जो कि उस बैंक से आया है जो बैंक ऑलरेडी डूब रहा है। 1942 में वर्ल्ड वॉर खत्म होने के कगार पे है और अब भी जो क्रिस्प है, स्टैंडर्ड क्रिस्प जो आते हैं इंडिया में और कहते हैं कि हम तुमको डोमिनियन स्टेटस देंगे, तो गांधी जी बोलते हैं भाई 1929 में बोल दिया था कि पूर्ण स्वराज से नीचे काम नहीं चलेगा, तो काहे के लिए डोमिनियन स्टेटस कर रहे हो। और उसके बाद इसी के अगेंस्ट में जैसे ही क्रिस्प मिशन फेल होगा, 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति मैदान महाराष्ट्र से गांधी जी क्या लॉन्च कर देंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसके बाद ही एक ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन रूबिकॉन, जिसके तहत जितने भी मास लीडर्स होते हैं सबको पकड़ के जेल में एक साथ डाल दिया जाता है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट आपका जो है वो हो जाता है लीडर्स मूवमेंट। और यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर जैसे आपके जेपी हो गए, अरुणा असफ अली हो गए, है ना, ये सब लोग बाहर आएंगे और धीरे धीरे छोटे छोटे जगह पे क्या करेंगे, मूवमेंट को चलाएंगे। और यहीं पे बहुत सारे जगह पे पैरेलल गवर्नमेंट भी चलती है। तो ये था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि किनके टाइम पे हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका लॉर्ड कहां गए भाई, लॉर्ड लिलिथगो के टाइम पे। अब इनके बाद आएंगे आपके वेबल, जहां पे सीआर फॉर्मूला होगा। एक्चुअली होता क्या है कि जिन्नास के 14 पॉइंट हो गए, फिर आपका क्रिस्प मिशन भी नहीं चल रहा है। ये तमाम चीजों को देख करके बोला जाता है, इसको सीआर को हम लोग राजा जी फॉर्मूला भी कहते हैं। सीआर फॉर्मूला है जहां पे बहुत सारी चीजों को बात किया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बोला जाता है कि ठीक है भाई, अगर आपको लग रहा है कि आपको एक अलग पाकिस्तान चाहिए तो लेट्स डू अ प्लेबिसाइट, एक प्लेबिसाइट कर लेते हैं। बट मुस्लिम लीग को बोलता है कि नहीं भाई, तमाम जो मुस्लिम लोग हैं उनका ठेका तो हम नहीं ले रखा है, हम ही करेंगे जो करेंगे। तो ये राजा जी फॉर्मूला भी यहाँ पे फेल हो जाता है।
वेवल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, कुछ नहीं चलता। कैबिनेट मिशन आता है सबसे लास्ट में 1946 में, जहां पे ये बोला जाता है कि हम अब आपको एक कैबिनेट बना के देंगे जो कि आपके लिए संविधान बनाने का काम करेगी। बट इस टाइम पे भी जो टू नेशन थ्योरी है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और फिर इसी के टाइम पे आता है जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन डे, जिसको लेकर के आपने सुना होगा बंगाल के बहुत सारे हिस्सों में बहुत ज्यादा खून खराबा होता है। नोआखली उनमें से एक है। फिर अनाउंसमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, है ना, क्लेमेंट एटली जो है वो अनाउंस कर देते हैं कि अब ब्रिटिश रूल यहां से खत्म हो जाएगा वेवल के टाइम पे। सबसे लास्ट में आते हैं आपके माउंटबेटन, जिनका होता है रेडक्लिफ कमीशन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और जून 3 प्लान, जिसको माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, जहां पे फॉर्मली इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि इंडिया आजाद होने के साथ साथ दो अलग अलग मुल्कों में बढ़ जाएगा। एक होगा आपका भारत और दूसरा होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान भी दो तरीके से, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के आने के बाद जो एक्ट ऑफ 1935 है वो अपने आप में खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट है, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया था कैबिनेट मिशन के आधार पर, वो अब भारत को चलाने का काम करेगी। उसके जस्ट बाद आप देखिएगा तो सी राजगोपालाचारी जो हमारे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ना, उसके बाद जो है ऑफिस को परमानेंटली शट डाउन कर दिया था 1950 में। तो ये आपके जितने भी गवर्नर जनरल, वाइसराय और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, सबको हमने वन शॉट जितनी जल्दी हो सकता है बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए हुए यहाँ पे डिस्कस कर लिया। मैं चाहता तो इस वीडियो को 1.5 घंटे 2 घंटे का भी कर सकता था, बट जब हम जल्दी में होते हैं हमें लगता है कि हमें कहीं से एक रिवीजन का मॉड्यूल मिल जाए जिसको हम पढ़ें। हमने ऑलरेडी चीजों को पढ़ रखा है, हमारे दिमाग में ऑलरेडी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जो है वो भरी पड़ी हैं। वी जस्ट वांट अ क्विक रिवीजन। और मुझे नहीं लगता कि इससे शॉर्ट और इससे क्रिस्प आपको क्विक रिवीजन कहीं पे मिलेगा। हालांकि ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपका रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ जीए वर्ड्स के अगले एपिसोड में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।